हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या वर्णित है और इसमें जो वर्णन है उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी सीमाएं क्या है और साथ ही परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको बताते चलूँगा। विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में इससे बहुतायत प्रश्न जो हैं तरह तरह से पूछे जाते हैं। हम उन सारे संभावित बिंदुओं पर आपसे चर्चा करते चलूँगा जहाँ से प्रश्नों को उठाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस अनुच्छेद 76 को। देखिए, अनुच्छेद 76 में जो है वो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चित है या उसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी जो होते हैं वो एक तरह से भारत सरकार के वकील होते हैं। क्या होते हैं? वकील होते हैं। और यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। यह देश के क्या होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। अतः यह एक संवैधानिक पद है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिन पदों का उल्लेख संविधान में किया गया है वो पद जो होते हैं वो संवैधानिक पद होते हैं। तो यहाँ पे इस पद का जिक्र संविधान में किया गया है तो यह एक संवैधानिक पद है। अब कहिए कि श्रीमान इसमें नया क्या है, तो मैं आगे बता दूंगा कि यहाँ के पर जब प्रश्नों को पूछेगा तो कैसे वो आप थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। नियुक्ति एवं योग्यता यानी कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, अर्थात जो व्यक्ति हमारे देश के महान्यायवादी बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उनकी योग्यता क्या होगी। तो इनकी नियुक्ति के लिए कहता है, संविधान के शब्द है अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्हित या योग्य किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बना सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, भारत के राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। अर्थात प्रेसिडेंट जो है वो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो फाइनली नियुक्त करते हैं। मेनली इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिमंडल इसको अनुशंसित करती है। अब जब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे तो उनमें योग्यता क्या होनी चाहिए और किस तरह के होने चाहिए। तो इनकी योग्यता के लिए शर्त रखी गई है। पहला कि वह भारत का नागरिक हो एवं निम्न में से कोई एक योग्यता रखता हो। मोटा मोटी मानिए कि इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होनी चाहिए। पहला, उसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। अर्थात ये तो पहले ही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो उसकी शर्त क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, अर्थात बाहरी नहीं देश का नागरिक हो और साथ ही उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही उच्च न्यायालय में, हो सकता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय, कहीं पर भी वो विभिन्न टर्म में 5 साल, मिनिमम 5 साल कम से कम वो जज के रूप में रहे हों। दूसरा कहता है कि किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो, यानी कि किसी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक वकालत किए हों। और तीसरा कहता है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, अर्थात राष्ट्रपति को लगता हो कि यह व्यक्ति जो है विधि का निपुण है, विधि का ज्ञाता है। तो उस तरह के व्यक्ति को वो महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। क्या है? कुछ शर्तें इसमें देख लीजिए। क्या है कि पहला, इसमें देखिए ये पूछेगा कि क्या यह संवैधानिक पद है, तो हाँ एक संवैधानिक पद है। दूसरा, अनुच्छेद 76 में है तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी योग्यता कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज होने के योग्य किसी व्यक्ति को वो महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। अब इनकी जो खंड बाई खंड या उच्चतम न्यायालय में जो जज होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल
जज रहे हों, या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक के वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की दृष्टिकोण से वह एक पारंगत विधिवेत्ता, तो इस तरह के व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के टर्म को, एक नजर आप इसे पुनः देख लें। अब देखते हैं इसके आगे के चीजों को। अब आगे क्या है, अनुच्छेद 76 का 2, 76 का 3, अर्थात कार्य एवं दायित्व और शक्तियां। महान्यायवादी नियुक्त हुए, उन्हें कौन नियुक्त करेगा, आपने देखा राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अब है कि इनका कार्य क्या होगा, इनके दायित्व क्या होंगे। तो अनुच्छेद 76 के 2 में इनके कार्य एवं दायित्व का वर्णन है। अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार वह निम्न कार्य करेगा। पहला, वह भारत सरकार के विधि संबंधी सलाह देगा, यानी कि भारत सरकार को विधि संबंधी कोई भी सलाह देगा, और ये उसका पहला कार्य या दायित्व है। याद रखिए, वह विधि संबंधी सलाह दे सकता है, बाकी चीज़ों में वो ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि वह सलाह देगा ही देगा। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कार्य, यानी कि राष्ट्रपति जब उसे कोई विधि संबंधी कार्य सौंपेंगे तो उस कार्य को वो करेगा। तीसरा, यदि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने पर वह सरकार का पक्ष रखेगा। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सलाह मांगते हैं। जब सलाह मांगा जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष जो है यही महान्यायवादी वहां रहेगा। अब इसका सर्वोच्चम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम उदाहरण अभी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 370 पर जब बहस चल रही थी तो किस प्रकार से भारत का महान्यायवादी और जो सॉलिसिटर जनरल थे किस प्रकार से भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे। इसका और चौथा है कि अन्य विधि संबंधी कार्य। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि इनके कार्यों में क्या संबंध है, कार्य या दायित्व इसका क्या है। इसका सीधा सीधा कार्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी कार्यों में सलाह देना, और यदि भारत सरकार को लगता है कि उसका पक्ष रखने के लिए इनको जाना है तो जाकर के पक्ष रखेंगे, और देश के किसी भी न्यायालय में सरकार का वो पक्ष रख सकते हैं। ये एक तरह से भारत के सरकार के वकील होते हैं। एकदम संक्षेप में मान के चलिए कि महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के एक तरह से क्या होते हैं, वकील होते हैं। मैंने बोला ही कि यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। पूछेगा आपसे कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। ठीक है। अब है पावर्स, इसकी शक्तियों को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। कार्य तो समझ रहे हैं कि भाई ये भारत सरकार को विधि संबंधी सारे कार्यों के लिए जवाबदेह है, लेकिन इसके पावर्स क्या है, इसके पावर्स को थोड़ा देख लेंगे। अनुच्छेद 76 के 3 में इसके निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहला, यह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, अर्थात भारत सरकार से संबंधित जो भी वाद आएगा तो देश के किसी भी न्यायालय में जाकर के उसको सुनवाई कर सकता है, उसके सुनवाइयों में भाग ले सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि संसद के सदस्य एवं भारत का महान्यायवादी किसी भी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, उसकी समितियों में जा सकता है, या संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होंगे उसमें भी भाग ले सकता है, और इसके संबंधित मामलों में जवाब तलब करने पर यह जवाब देगा, लेकिन मत नहीं दे सकता। संवैधानिक शब्द कितना अच्छा सा लिखा है जो देखिए, अनुच्छेद 88 के तहत बिना मत देने के, यानी कि बिना मत दिए हुए या संसद या उसके किसी समिति या संयुक्त अधिवेशन में बोलने का अधिकार रखता है या कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है। अर्थात अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी बिना मत दिए हुए संसद के सदनों में जा सकते हैं, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। समितियों में जो विधि संबंधी समिति हो गया या किसी संसदीय समिति को लगता है कि वहाँ पे महान्यायवादी को जवाब तलब किया जाना चाहिए तो वहाँ पे जा करके भाग लेंगे, बोलेंगे। संयुक्त अधिवेशन भी होता है संसद का, उसमें भी जा करके ये भारत सरकार से या भारत सरकार के लिए विधि संबंधी पक्ष को रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं देंगे। मत कौन देता है, ओनली सांसद लोग देते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 105(4). अनुच्छेद 105(4) में वर्णित है कि वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार भोगेगा, अर्थात इसके जो शक्तियां हैं उसमें जो हमारे सांसदों को
जो संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं वही संसदीय विशेषाधिकार 105(4) के तहत महान्यायवादी को भी दिया जाएगा। अर्थात इसका दूसरा पहलू यह हुआ कि यह जिन अधिवेशनों में, जिन संसद के कार्यवाहियों में या संसद के समितियों में वक्तव्य देगा उसके लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, या न्यायालय में जवाबदेही इसके लिए नहीं ठहराई जाएगी, या न्यायालय में उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ये कहाँ वर्णित है? 105(4) में। देखिए ये दोनों एक ही चीज है। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे सांसद जो होते हैं संसद के अंदर, बाहर नहीं, संसद के अंदर उन्मुक्त रूप से अपने बातों को रख सकें, अपने बातों को बिना किसी भय या पक्ष के रख सके, इसलिए उनको संसदीय विशेषाधिकार दिया गया। इसी संसदीय विशेषाधिकार में अनुच्छेद 105(4) में यह कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में या संयुक्त अधिवेशन में या किसी भी समिति में जो वक्तव्य देगा उसके लिए उसे न्यायालय में दोषी या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता तो क्या होता? तो फिर वो डर से कुछ बोलेगा नहीं, या चुप रहेगा, या अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाएगा। इसलिए उसको एक विशेषाधिकार या कहिए कि उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई है। 88 हमने क्या देखा कि बिना मत दिए हुए, यानी कि बिना मत दिए हुए वह संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है। 105(4) के तहत उसको क्या है कि जो सांसदों के प्राप्त विशेषाधिकार होते हैं वही इसको दिए भी जाते हैं। अमूमन उसको सुख सुविधाएं भी वही दी जाती है जो प्रायः सांसदों को मिलती है। तो ये था अनुच्छेद 76 का 2 और अनुच्छेद 76 का 3, यानी कि इसके कार्यदायित्व और इसकी शक्तियां। एक नजर आप इसे देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के चीज को। अब देखते हैं इसके अन्य बातों को। अन्य बातों को मतलब जो इससे संबंधित अन्य प्रमुख बातें हैं। तो अगला है अनुच्छेद 76 का 4, पद की अवधि और वेतन भत्ते। देखिए पद की अवधि के लिए हमने लिख रखा है यहाँ शॉर्ट में कि संविधान में इसके पद एवं वेतन की कोई गारंटी नहीं है। अब पूछेगा, बोले कि श्रीमान इधर भी लिखे इधर भी लिखे, क्या लिखे? देखिए समझने के लिए हमने लिख दिया। जब आपसे पूछे कि निम्न में से किसके पद की गारंटी, वेतन भत्तों की कोई गारंटी नहीं दी गई है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 76 में वर्णित महान्यायवादी के। महान्यायवादी का पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रायः ये होता है कि जब इसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना नियुक्त करती है और जैसे ही मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है महान्यायवादी भी प्रायः इस्तीफा दे देते हैं। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा एवं जो राष्ट्रपति तय करे वही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। अर्थात राष्ट्रपति जो इसके लिए तय कर दें वही इसे मिलता है। प्रायः हमने कोष्टक में इसे दे रखा है कि प्रायः इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ता मिलता है। जो सुप्रीम, चूंकि योग्यता उसी वही रखी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनेंगे उसी योग्य व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, तो इसे वेतन भत्ते भी वही मिलते हैं। और इसके वेतन भत्ते जो होते हैं जो भी होंगे क्या कहते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पेशी में जब भी भारत सरकार का पक्ष रखने जाएगा तो जो इसका पारिश्रमिक होगा भारत सरकार भुगतान करती है। ध्यान रखिएगा कि यह भारत सरकार का पूर्णकालिक कर्मी नहीं होता है, यानी कि यह सरकार का पूर्णकालिक कर्मी नहीं होता है, इसलिए यह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, जिस समय अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हो उस समय यह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। तो संविधान में इसके पद और वेतन की कोई गारंटी नहीं दी गई है। अब इसकी सीमाएं, अर्थात यह किन कृतियों को नहीं करेगा, यानी कि जब यह महान्यायवादी अर्थात कोई व्यक्ति, कोई विधिवेत्ता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे महान्यायवादी के पद पर रखा गया है, तो वह किन किन कार्यों को करने से पहले थोड़ा देखेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला है कि यह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं देगा, यानी कि जब यह अपने पद पर है तो आप चाहेंगे कि से हम कोई सलाह लें भारत सरकार के खिलाफ, तो यह कोई ऐसा सलाह नहीं देगा। या भारत सरकार के खिलाफ कोई बात आएगा तो वह सरकार के खिलाफ में नहीं जाएगा। दूसरा, बिना सरकार की अनुमति से वह किसी व्यक्ति के आपराधिक मामलों में बचाव नहीं करेगा, परंतु विधिक कार्य कर सकता है। हमने इधर देखिए शॉर्ट में लिखा है कि यह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, फलतः यह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है। तो चूंकि यह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है तो यह विधिक मामलों तो देखेगा लेकिन किसी व्यक्ति के आपराधिक मामलों को यह नहीं देखेगा। सीधी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए यानी कि भारत का महान्यायवादी होगा तो वह किसी भी व्यक्ति के आपराधिक केस को नहीं लड़ेगा। हाँ, विधिक
मामला है तो उसमें जा सकता है, यानी कि दीवानी मामला है तो उसमें जाकर के केस को लड़ेगा। तीसरा है कि किसी कंपनी या संस्था, किसी भी कंपनी या संस्था में कोई पद सरकार की अनुमति के बगैर ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि कोई संस्था चाहेगी कि भाई अब महान्यायवादी है तो इसको हम अपना निदेशक बना लेते हैं या सलाहकार बना लेते हैं, तो ऐसा ये नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार के बिना अनुमति से ये सब काम करने चले जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग न करे और किसी संस्था को फायदा हो जाए और सरकार को या सरकारी राजस्व को किसी प्रकार का कोई घाटा हो जाए। ये इसकी लिमिटेशन है। परीक्षाओं में यही 2-3 चीज आपको लिख करके पूछता है। जो सबसे ज्यादा पूछता है वो ये रहेगा कि संविधान में इसके पद एवं वेतन की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, जो राष्ट्रपति तय कर दे। प्रायः इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते मिलते हैं और विशेषाधिकार जो होते हैं वो सांसदों वाले होते हैं। यह सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, फलतः यह सरकारी कर्मी श्रेणी में नहीं आता है। जिस प्रकार से सरकारी कर्मी को किसी भी कार्य को करने से बहुत सारे कार्य मनाही होते हैं या नहीं करेंगे, ऐसा इसके साथ कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, सरकार से पूछ के कोई भी कृत्यों को कर सकता है। अब है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज। पहला, महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 अन्य विधि अधिकारी होते हैं भारत में। चूंकि महान्यायवादी भारत सरकार के एक ही विधि अधिकारी है, अब सरकार के खिलाफ वाद इतने होते हैं, घटनाएं इतनी होती हैं, मुकदमे इतने आते रहते हैं, तो सर वो कहाँ देखेगा। तो भारत सरकार में इसमें 2 अन्य इसके अधिकारी होते हैं जो सहायता करते हैं। यानी कि भारत सरकार ने एक विधि के तहत इसकी सहायता के लिए 2 अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की है। वो पहला पद कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपसे कोई पूछेगा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, तो तीनों में भी भेद देख लीजिए। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत होते हैं, यानी कि यह एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। ये अलग से विधि विधान के द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात यह एक वैधानिक पद है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यह पद एक है, वर्तमान में एक पद है। वर्तमान में क्या है? एक पद है। हमने एक पद इसलिए लिख दिया है कि ताकि आपको ध्यान रहे कि भारत के महान्यायवादी को सहायता के लिए एक अन्य पद की क्या कहते हैं सृजन किया गया है, जिसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह जो होते हैं भारत सरकार के पक्ष को रखते हैं, जहां इनको महान्यायवादी भेज दे वहां जाकर के सरकार का कार्य को करते हैं या विधिक संबंधी कार्यों को करते हैं। और इनकी जो वर्तमान पद है वो एक है। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी पद जो होती है वो 4 या 4 से अधिक होती है। अमूमन 4 ही होते हैं, 4-5 जो भी रख सकते हैं, 4 ही प्राय होते हैं। इन्हीं 4 में से फिर सॉलिसिटर जनरल को बनाया जाता है और उन्हीं सॉलिसिटर जनरल को सरकार यदि चाहेगी तो प्रमोट करके फिर महान्यायवादी बना देगी। तो ये 3 पद, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये 3 पद जो होते हैं वो भारत के विधि अधिकारी की परिभाषा में आते हैं। और यही तीनों का क्रम है। सर्वोच्च पर कौन है? अटॉर्नी जनरल। दूसरे पर कौन है? सॉलिसिटर जनरल। और तीसरे पर कौन है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। मैंने यहां अतिरिक्त में लिख दिया है सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद वैधानिक है। कैसा है? वैधानिक है। और इनका पद कैसा है? संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। कैसा है जी? संवैधानिक है। अब मैंने शुरू में भी बोला था वीडियो के कि मैं बताऊंगा बाद में। अब परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसका पद वैधानिक है या किसका पद वैधानिक नहीं है या किसका पद संवैधानिक है। ये आपको ध्यान रखना, यही इसमें से पूछी जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी के बारे में सारी चीज़ें थी। इससे संबंधित नोट्स यदि आप चाहें, हड़बड़ाइए नहीं, मैं किताब नहीं बेच रहा हूँ। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी उसमें एक लिंक है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं लेख मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। सारी चीज़ें मुफ्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब भी आप घर पे पढ़ते हैं मानक पुस्तकों को पढ़े, वीडियो वगैरह जो है खाली समय में देखा करें। तो भारत के महान्यायवादी से इतनी ही प्रश्नों को पूछा जाता है और ये एक समग्र जानकारी है आपके लिए, इस पद के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।